डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेरिएशंस या विभिन्नताओं के बारे में। आपके एग्ज़ाम में वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं, आइसोलेशन या पृथक्करण, स्पेसिएशन या जातीय उद्भवन, इनके बारे में इनमें से किसी दो के बारे में परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयार करें। वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं। वेरिएशन से हमारा आशय भिन्नताओं से है। प्रकृति में पाए जाने वाले कोई भी दो जीव एक जैसे नहीं होते हैं, सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ करके। एक ही जंतु के दो अंग या अंग के भाग में भी भिन्नता रखते हैं। यह उद्विकास का महत्वपूर्ण अग्रगामी यानी इम्पोर्टेंट प्रोग्रेसिव फैक्टर है। एक ही जातियों के समूह में प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्य से भिन्नता रखता है, जो उसकी पहचान बनाता है। एक ही पिता की संतान एवं एक साथ जन्मी संतानों में भी कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि विभिन्नताएं अत्यंत सूक्ष्म स्तर की होती है। विभिन्नताओं को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सजातीय सदस्यों के लक्षणों में यानी होमोलोगस जो मेंबर्स है या सेम स्पेसीज के जो मेंबर्स है, उनके कैरेक्टर्स में जो भी अंतर या डिसिमिलरिटीज़ पाई जाती है, उन्हें वेरिएशंस कहते हैं या विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे एक ही जाति के प्राणियों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वे या तो जेनेटिक रीजन से होती है या एनवायरनमेंट के कारण उत्पन्न होती है। कुछ विभिन्नताएं तो वंशागति के योग्य होती है यानी हेरिटेबल होती है, और कुछ जो है वो वंशागति के योग्य नहीं होती है। जो विभिन्नताएं वंशागति के योग्य नहीं होती है, वे पॉपुलेशन को इफेक्ट नहीं कर पाती है, प्रभावित नहीं करती है, केवल प्राणी विशेष को ही प्रभावित करती है और उसी प्राणी के साथ ही उसकी मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। ऐसी वेरिएशंस का इवोल्यूशन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, जैसे दुर्घटनावश किसी का हाथ कट जाना या अधिक कसरत करने से मसल्स का अधिक डेवलप हो जाना आदि। तो ये विभिन्नताएं जो हैं उस प्राणी विशेष तक ही सीमित रहती हैं और उसकी मृत्यु के साथ में ही समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की विभिन्नताओं का इवोल्यूशन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो विभिन्नताएं वंशागति के योग्य होती हैं, हेरिटेबल होती है, वे इवोल्यूशनरी व्यू से भी इम्पोर्टेंट होती है। वंशागति के योग्य विभिन्नताओं के कुछ उदाहरण जो मानव जाति द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, वे इस प्रकार है। बालों का रंग, तो कुछ के बाल काले होते हैं, कुछ के भूरे होते हैं, कुछ के गोल्डन कलर के होते हैं, कुछ के वाइट कलर के होते हैं। तो बालों का रंग भी व्यक्तियों में अलग अलग होता है। त्वचा का रंग, तो त्वचा का रंग भी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार का होता है। या आँखों का रंग है, आवाज़ की विशिष्टता है, उसकी विजडमनेस है, उसकी बुद्धिमत्ता है, उसकी नोज शेप है, नाक की आकृति है आदि। वंशागति के योग्य विभिन्नताओं का संबंध पॉपुलेशन या स्पेसीज से होता है, अतः ये जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, विभिन्नताओं के प्रकार। सजातीय सदस्यों की विभिन्नताओं को 4 कॉन्ट्रास्टिंग सेट्स में वर्गीकृत किया जाता है। तो 4 इनके कॉन्ट्रास्टिंग सेट्स हैं जिनमें कि इनको विभाजित किया जाता है। सेट फर्स्ट है जर्मिनल वेरिएशंस ऑब्लिक सोमेटिक वेरिएशंस। तो जर्मिनल वेरिएशंस वर्सेज सोमेटिक वेरिएशंस कह सकते हैं। सेकंड है डिटर्मिनेट वर्सेज इनडिटर्मिनेट वेरिएशंस, कंटिन्यूअस वर्सेज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस एंड मेरिस्टिक वर्सेज सब्सटेंटिव वेरिएशंस। गणनीय और परिमाण संबंधी विभिन्नताएं। तो पहला सेट हम लेते हैं, इसमें है जर्मिनल वेरिएशंस यानी जननिक विभिन्नताएं। इस श्रेणी में वे वेरिएशंस आती हैं जो कि जेनेटिक या जर्म प्लाज्मा में उत्पन्न होती है। प्राणियों में गैमीट डेवलपमेंट जर्म प्लाज्मा में ही होता है और युग्मकों के फ्यूजन से, गैमेट्स के फ्यूजन से ही
एडल्ट प्राणी का विकास होता है। अतः जर्म प्लाज्मा में उत्पन्न होने वाली वेरिएशंस ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। यह आवश्यक नहीं कि ये वेरिएशंस जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उत्पन्न हो। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से प्राणी की मृत्यु तक कभी भी प्रदर्शित हो सकती है, परंतु ये फर्टिलाइजेशन के समय ही निश्चित हो जाती है। चूँकि ये वेरिएशंस प्राणी के जन्म से पूर्व ही निश्चित हो जाती हैं, अतः इनको जन्मजात या इनबॉर्न वेरिएशंस कहते हैं। ये विभिन्नताएं इंटरनल होती है, आंतरिक होती हैं तथा किसी बाह्य कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ये वेरिएशंस जो है रिकॉम्बिनेशन या म्यूटेशन के द्वारा उत्पन्न होती है। चूँकि ये वेरिएशंस जेनेटिक मटेरियल के कारण उत्पन्न होती हैं, अतः वंशागति के योग्य होती है, यानी हेरिटेबल होती है ये, तथा जैव विकास में महत्वपूर्ण होती है। इस तरह की विभिन्नताओं के उदाहरण निम्न प्रकार है। जैसे कभी कभी मनुष्य के हाथ या पैर में एक अंगुली का अधिक पाया जाना, त्वचा, बालों या आइरिस का रंग, वयस्कों के आकार व अनुपात में भिन्नताएं, क्वीन बी ड्रॉन या वर्कर्स में सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। तो ये जो विभिन्नताएं हैं, ये सारी विभिन्नताएं जर्मिनल वेरिएशंस है, जननिक विभिन्नताएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। सेकंड है फर्स्ट सेट की सोमेटिक वेरिएशंस, कायिक विभिन्नताएं। ये वे विभिन्नताएं होती हैं जो प्राणी में वातावरणीय प्रभाव के कारण, एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार की वेरिएशंस से केवल वही प्राणी प्रभावित होता है जिसमें इस तरह की वेरिएशंस उत्पन्न होती है। ये वेरिएशंस वंशागति के योग्य नहीं होती है तथा प्राणी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है, अर्थात इनसे पॉपुलेशन प्रभावित नहीं होती है। चूँकि ये वेरिएशंस शारीरिक कोशिकाओं में उत्पन्न होती है, बॉडी सेल्स में उत्पन्न होती है तथा वंशागति के योग्य नहीं होती है, अतः ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट नहीं होती है। इस प्रकार की वेरिएशंस को एक्वायर्ड वेरिएशंस कहते हैं, अर्जित विभिन्नताएं कहते हैं। लेमार्क ने अपने जैव विकास के सिद्धांत में इन अर्जित विभिन्नताओं की वंशागति पर बल दिया था। एक्वायर्ड ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स, इस पे इन्होंने बल दिया था। किंतु वीजमैन ने यह सिद्ध कर दिया कि अर्जित विभिन्नताएं वंशागति के योग्य नहीं होती है। इस प्रकार की विभिन्नताओं के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। तो वीजमैन ने, ऑगस्ट वीजमैन के द्वारा जर्म प्लाज्मा थ्योरी दी गई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जर्म प्लाज्मा में यानी जनन द्रव्य में होने वाला परिवर्तन ही अगली पीढ़ी में पहुंच पाता है। कायिक द्रव्य में या सोमेटोप्लाज्मा में होने वाला परिवर्तन अगली पीढ़ी में नहीं पहुंच पाता है। तो जो कैरेक्टर जर्म प्लाज्मा को प्रभावित करता है वही नेक्स्ट जनरेशन तक जा पाता है और वही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सोमेटिक वेरिएशंस के उदाहरण हैं, किसी खिलाड़ी की सुविकसित पेशियाँ, चीनी लड़कियों के छोटे पैर, दुर्घटनावश किसी का हाथ कट जाना या किसी अन्य अंग की हानि हो जाना, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ट्रॉपिकल रीजन्स में के यूरोपीय मनुष्यों के सौर विकिरणों द्वारा काली पड़ी त्वचा का रंग। तो ये सारी की सारी सोमेटिक वेरिएशंस है। सेकंड सेट है, उसमें है डिटर्मिनेट वेरिएशंस वर्सेज इनडिटर्मिनेट वेरिएशंस। तो पहली है डिटर्मिनेट वेरिएशंस। ये वे वेरिएशंस है जो किन्हीं अज्ञात कारकों को द्वारा नियंत्रित होती है तथा ये अनुकूलन को एक निश्चित दिशा में होती है। इस तरह की वेरिएशंस को नियत या ऑर्थोजेनेटिक वेरिएशंस कहते हैं, नियत विकासीय विभिन्नताएं कहते हैं।
ये जैव विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस तरह की वेरिएशंस का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस तरह की वेरिएशंस के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है, जैसे पर्णबक्सी बीटल में रंगों के एक प्रतिरूप का कुछ प्रभावी प्रकारों से दूसरे में बदल जाना, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, मौत के बारे में पढ़ा था। इसी प्रकार से आयरिश डियर के परिवर्धित एंटलर्स तथा जेफरसन मैमथ के अतिवर्धित रददंत या टस्क्स आदि। तो ये जो है ये अनुकूलन की एक निश्चित दिशा में होती है। तो इस प्रकार की वेरिएशंस जो हैं वो नियत विकासीय विभिन्नताएं भी कहलाती है। सेकंड है इनडिटर्मिनेट वेरिएशंस। ये वेरिएशंस प्राणियों में किसी नियम के अनुसार उत्पन्न नहीं होती है, परंतु परिवर्तन को एक विचारणीय दिशा में उत्पन्न होती है। ये वे विभिन्नताएं होती हैं जिस पर डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत सक्रिय होता है। इस तरह की विभिन्नताओं के उदाहरण हमें प्राणियों के विभिन्न आकारों में देखने को मिल जाते हैं, जिनमें बिना किसी नियम के वृद्धि या कमी हो सकती है, यानी कि जीव जंतुओं का विभिन्न आकार। थर्ड सेट है कंटिन्यूअस वेरिएशन वर्सेज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। तो फर्स्ट है इसमें कंटिन्यूअस वेरिएशंस, सतत विभिन्नताएं। सतत विभिन्नताएं वे होती है जो औसत अवस्था के दोनों तरफ फ्लक्चुएट होती रहती है। ये विभिन्नताएं सूक्ष्म होती हैं तथा एक क्रमिक श्रेणी में पाई जाती है, एक सीरीज में पाई जाती है। चूँकि ये विभिन्नताएं एक औसत अवस्था के दोनों ओर फ्लक्चुएट होती रहती हैं, मीडियम स्टेज के दोनों तरफ, मीन के दोनों तरफ फ्लक्चुएट होती रहती है, इनको प्लस और माइनस वेरिएशंस भी कहते हैं। डार्विन ने इस तरह की वेरिएशंस को जैव विकास तथा नई जाति के उद्भव के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया था। इनके अनुसार यदि इन विभिन्नताओं का फ्लक्चुएशन एक ही दिशा में हो तो प्रगामी एकीकरण से नई जाति का विकास होता है। इस प्रकार की विभिन्नताएं प्रकृति में लगातार उत्पन्न होती रहती हैं। आकार या लंबाई में वृद्धि या कमी इस प्रकार की विभिन्नताओं का उदाहरण है। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ये वे विभिन्नताएं हैं जो औसत अवस्था के दोनों तरफ फ्लक्चुएट नहीं होती है, बल्कि अचानक नवीन रूप से ही उत्पन्न होती है, यानी म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। इस तरह अचानक उत्पन्न परिवर्तनों या विभिन्नताओं को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। ये परिवर्तन अधिक स्थिर तथा आनुवंशिक होते हैं और इस तरह की विभिन्नताओं का कोई निश्चित अंतराल नहीं होता है तथा ये विरल होती है। ये जैव विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस तरह की विभिन्नताओं के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं, जैसे कभी कभी मनुष्य के हाथ पैरों में 6 अंगुलियों का विकास हो जाना, बिना सींग के बछड़े उत्पन्न होना, बिना कांटों वाले गुलाब के पौधे का विकास होना, बिना पूंछ के पिल्लों का उत्पन्न होना आदि। आप जानते हैं कि है ना, एनकन भेड़ के बारे में जानते हैं आप। स्विट्ज़रलैंड में एक किसान के यहाँ पर म्यूटेशन के द्वारा एक ऐसी भेड़ का बच्चा जन्मा जिसकी टांगें मुड़ी हुई थी, और वहाँ पे मुड़ी हुई टांगों को, एनकन का मतलब होता है मुड़ा हुआ, तो मुड़ी हुई टांगों वाली थी। तो वहाँ पर भेड़ पालन जो है वो मुख्य धंधा है, लेकिन खेत को भेड़ों से बचाने के लिए बाड़ बनानी होती है। भेड़ें उस बाड़ के ऊपर से कूद करके खेतों में घुस जाती थी, लेकिन वो एनकन भेड़ जो है वो उस बाड़ को, क्योंकि उसके पैर मुड़े हुए थे, इसलिए वो बाड़ के ऊपर से खेत में नहीं घुस पाती थी। तो किसान ने उस एनकन भेड़ से बाकी बची हुई सभी भेड़ों का प्रजनन करवाया जब वो एडल्ट हो गई तब, और इस प्रकार से सारी की सारी भेड़ें जो है वो एनकन भेड़ें हो गई। तो एनकन भेड़ का लक्षण भी म्यूटेशन के कारण ही उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट सेट है फोर्थ, मेरिस्टिक वेरिएशंस वर्सेज सब्सटेंटिव वेरिएशंस, यानी गणनीय विभिन्नताएं और परिमाण संबंधी विभिन्नताएं। पहला है गणनीय विभिन्नताएं।
इस श्रेणी में वे विभिन्नताएं आती है, वे वेरिएशंस आते हैं जिनके कारण शरीर के किसी भाग में संख्यात्मक परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए कभी कभी मनुष्य में 12 के स्थान पर 13 पसलियों का पाया जाना जो है 12 के स्थान पे 13 रिब्स पाई जाती है। कभी कभी हाथ या पैर में 5 के स्थान पर 6 अंगुलियों का पाया जाना, कभी कभी स्टार फिश में 5 के स्थान पर 6 आर्म्स का पाया जाना। नेक्स्ट है सब्सटेंटिव वेरिएशन, परिमाण संबंधी विभिन्नताएं। इस श्रेणी में वे विभिन्नताएं आती है जिनमें गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार विभिन्नताओं के कारण शरीर के आकार, रंग, आकृति में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए आँखों का रंग, नाक की आकृति, शरीर की लंबाई, पौधों की लंबाई, पत्तियों की आकृति आदि में परिवर्तन। उपरोक्त वर्णित विभिन्नताओं के समुच्चयों के अलावा विभिन्नताओं को निम्न श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है और ये 4 प्रकार की श्रेणियां हैं: मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल वेरिएशंस। तो इसमें से सबसे पहले है मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस। वे विभिन्नताएं हैं जिनके कारण शरीर की संरचना में सामान्य से भिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो इसको मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन कहते हैं। सेकंड है इसमें फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस। तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस वे वेरिएशंस जिनके कारण शारीरिक अंगों की फिजियोलॉजी में चेंजेज उत्पन्न हो जाता है, उनको फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस कहते हैं। साइकोलॉजिकल वेरिएशंस यानी मानसिक विभिन्नताएं, इस श्रेणी में वे वेरिएशंस आती हैं जिनके कारण मानसिक लक्षणों में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। और इकोलॉजिकल वेरिएशंस ये विभिन्नताएं जो वातावरणीय कारकों के द्वारा उत्पन्न होती है, इनको इकोलॉजिकल वेरिएशंस कहते हैं। कॉजेज ऑफ वेरिएशंस, विभिन्नताओं के कारण विभिन्नताएं जो विभिन्न प्राणियों में अंतर स्पष्ट करती हैं, उनकी उत्पत्ति के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें 2 मुख्य बातें यहाँ पे बताई गई हैं। वे वेरिएशंस जिनसे केवल एक विशिष्ट प्राणी ही प्रभावित होता है, अतः जब जैव विकास की दृष्टि से ये विभिन्नताएं महत्वहीन होती है, इस तरह की विभिन्नताओं को हम सोमेटिक वेरिएशंस या कायिक विभिन्नताएं कहते हैं। और इनकी उत्पत्ति के कारण जो हैं वो एनवायरमेंटल चेंजेज है, जैसे कि टेम्परेचर है, विंटर है, भोजन की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, या उनके शत्रुओं की उपस्थिति है, प्रेजेंस ऑफ एनिमीज या प्रीडेटर्स। ये विभिन्नताएं जो हैं जैव विकास की दृष्टि से तो महत्वहीन होती है, परंतु ये विभिन्नताएं प्राणी की प्रजननीय सफलता या परिपक्व अवस्था तक उत्तरजीविता को प्रभावित कर सकती हैं। वे विभिन्नताएं जो वंशागत होती हैं तथा इनसे केवल प्राणी विशिष्ट ही प्रभावित नहीं होता है, अपितु आगामी पीढ़ियां भी प्रभावित होती हैं। अतः इस तरह की विभिन्नताओं को जर्मिनल वेरिएशंस कहते हैं। ये जैव विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पर इनकी उत्पत्ति के कारणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फर्स्ट कारक है इसका एनवायरनमेंट। विभिन्नताओं को उत्पन्न करने में एनवायरनमेंट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वातावरणीय कारक न केवल सोमेटिक वेरिएशंस उत्पन्न करते हैं, अपितु जर्मिनल वेरिएशंस उत्पन्न करने में भी महत्वपूर्ण होते हैं। प्राणियों में इनकी कार्य क्षमता, जो वर्किंग कैपेसिटी को प्रभावित करने का कार्य जीन करते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स इनकी वर्किंग एफिशिएंसी को प्रभावित करके जर्मिनल वेरिएशंस उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरह के फैक्टर्स को म्यूटेजेनिक एजेंट्स कहते हैं। इसलिए प्राणियों में जीनों के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी वेरिएशन उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण होते हैं। सेकंड है इनहेरेंट टेंडेंसी, अंतर्निहित प्रवृत्ति। परिवर्तनशीलता प्राणियों का एक अंतर्निहित गुण है, क्योंकि सभी प्राणियों का जैविक आधार जीव द्रव्य होता है। बिन कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों का बना होता है साइटोप्लाज्म, और इन केमिकल जो मटेरियल है इनके मॉलिक्यूल्स में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। और साइटोप्लाज्म में कोई भी 2 अणु भी संरचना में एक समान नहीं होते हैं। जब बेसिक साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर भी समान नहीं होती है तथा उसमें निरंतर
लगातार चेंजेज होते रहते हैं तो कोई भी दो प्राणी किस प्रकार एक समान हो सकते हैं, निश्चित ही उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होगी और उनका साइटोप्लाज्म का अंतर्निहित जो है वो गुण उसका कारण ही होगा। सेकंड है ड्यूअल पेरेंटेज। वीजमैन के अनुसार ड्यूअल पेरेंटेज जो है दोहरी पैतृकता ही वेरिएशंस का वास्तविक कारण है। लैंगिक जनन में दो युग्मकों के संलग्न से जाइगोट फॉर्मेशन होता है तथा इस फर्टिलाइज्ड जाइगोट से ही प्राणी का विकास होता है। जाइगोट फॉर्मेशन के लिए गैमीट दो अलग अलग प्राणियों से आते हैं। दोनों प्राणियों की जीन स्ट्रक्चर जो है अलग अलग तरह की होती है, अतः निश्चय ही उनके द्वारा उत्पन्न युग्मकों के निषेचन से उत्पन्न होने वाली संतान में वेरिएशंस उत्पन्न होगी। फोर्थ है गैमीट फॉर्मेशन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो उनमें मियोसिस होता है और मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं और एक गुणसूत्र जो है उसमें से एक पेरेंट से आता है और दूसरा जो क्रोमोसोम है सेकंड पेरेंट से आता है। मेटाफेज में ये गुणसूत्र जो है ये मेटाफेज प्लेट पर विन्यासित होते अरेंज होते हैं और एनाफेज स्टेज में इनमें सेपरेशन होना शुरू होता है और गैमीट फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह प्रत्येक गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी हो जाती है, यानी कि n हो जाती है। गैमीट फॉर्मेशन के समय किएज़मेटा निर्माण के कारण भी पैतृक और मात्रक गुणसूत्रों में नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। किएज़मेटा वो स्थान है जहाँ पर कि गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर के कारण नए जीन कॉम्बिनेशंस या नए जीन सेट बनते हैं जो वेरिएशंस का कारण होता है। फिफ्थ है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग प्राणियों से उत्पन्न युग्मकों का फ्यूजन होता है। इस क्रिया में दोनों गैमेट्स के गुणसूत्र आपस में फ्यूज होकर के डिप्लॉइड स्टेज उत्पन्न करते हैं और गैमेट्स के फ्यूजन पूर्णतः यादृच्छिक होता है या रैंडम होता है। अतः आनुवंशिक दृष्टि से दो भिन्न पेरेंट्स का क्रोमेटिन मटेरियल आपस में मिलकर के जाइगोट फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट में दो पेरेंट्स से आए हुए जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन पाया जाता है जो वेरिएशन उत्पन्न करने के लिए स्वतः उपयुक्त कारण होता है। नेक्स्ट है पार्थिनोजेनेसिस। कई प्राणियों में लैंगिक प्रकार का जनन न होकर के पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन होता है। इसमें बिना निषेचन के अंडाणु जो है वो परिवर्तित हो जाता है और वयस्क का निर्माण करता है। इस प्रकार के जनन के अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होने वाले यादृच्छिक पृथक्करण और विनिमय के फलस्वरूप प्राणियों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। लास्ट है म्यूटेशन। म्यूटेशन जेनेटिक वेरिएशंस को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण कारक होता है। जेनेटिक मटेरियल में होने वाला अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार परिवर्तन के कारण जीन पूल में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और उत्परिवर्तन या म्यूटेशन जो है क्रोमोसोमल नंबर में परिवर्तन के कारण या क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण या जीन स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण होता है। वही नए पुराने जीन के रिकॉम्बिनेशन के कारण भी उत्पन्न होते हैं। गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन निम्न प्रकार में से किसी भी प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें क्रोमोसोमल सेगमेंट का लॉस या उसकी हानि होना, तो कोई गुणसूत्र का कुछ खंड टूट करके अलग हो सकता है या गुणसूत्रीय खंड का डीगुणन यानी डुप्लीकेशन हो सकता है या उसका इन्वर्जन या प्रतिलोमन हो सकता है या उसका ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण हो सकता है और जो गुणसूत्र का खंड है वो दूसरे गुणसूत्र में बदल जाता है। हैप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। जब किन्हीं कारणों से प्राणी कोशिका में गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट रह जाता है उसको हैप्लॉइडी कहते हैं, अगुणिता कहते हैं और इस क्रिया में 2n गुणसूत्रों के स्थान पर
n सेट यानी गुणसूत्रों का एक ही सेट बचा हुआ रहता है। पॉलीप्लॉइडी इस क्रिया में प्राणियों में गुणसूत्रों का पूरा समुच्चय बढ़ जाता है। 2n के स्थान पर 3n, 4n या 5n या इससे भी अधिक सेट हो सकते हैं, तो इसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों से यकायक ही अचानक ही नई जाति का विकास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्लांट्स है उनमें इस प्रकार के चेंजेज होते हैं, जबकि मनुष्य में या तो गुणसूत्रों की एक संख्या बढ़ती है या गुणसूत्रों की दो संख्या बढ़ती हैं, जैसा कि आगे बताया गया है। तो प्राणियों में जो है मोनोसोमिक, नलीसोमिक या पॉलीसोमिक कंडीशंस बनी रहती है। मोनोसोमिक में गुणसूत्रों के समुच्चय में से एक गुणसूत्र की हानि हो जाए तो उसको मोनोसोमिक कहते हैं। पॉलीसोमिक जब गुणसूत्रों के समुच्चय में एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए, जैसे 2n+1 या 2n+2 हो जाए। और नलीसोमिक जब क्रोमोसोम्स के सेट में संपूर्ण एक पेयर जो क्रोमोसोम्स है उसकी कमी हो जाए तो उसको नलीसोमिक कहते हैं, जैसे 2n-2। नेक्स्ट लास्ट है इसमें हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन सीधे ब्लड के थ्रू होकर के विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचते हैं और ये जर्मिनल सेल्स तक भी पहुंचते हैं। तो जर्मिनल सेल्स को भी ये प्रभावित करते हैं। इस कारण से इनके कारण वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। थैंक यू।